हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। 1 जुलाई 2018, दिल्ली का बुरारी इलाका। एक सुबह जब पड़ोसी गुरचरण सिंह अपने पड़ोसियों चुंडावत परिवार के घर जाते हैं तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, मतलब उनकी दुकान रोज की तरह खुली नहीं थी, जो बहुत अजीब था। बिल्कुल। तो वो अंदर जाते हैं, दरवाजा खुला हुआ था और एक ऐसा मंजर देखते हैं जो आने वाले कई सालों तक देश को झकझोरता रहेगा। एक ही परिवार के 11 सदस्य, 11, और सबके सब मृत पाए जाते हैं। और ये कोई आम अपराध जैसा नहीं लग रहा था। मतलब घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, कोई लूटपाट नहीं हुई। सारा कीमती सामान अपनी जगह पर था। हाँ, यहाँ तक कि महिलाओं ने जो गहने पहने थे वो भी वैसे के वैसे ही थे। तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि ना ये चोरी है ना कोई डकैती। यही तो सबसे अजीब बात है। पड़ोसियों के मुताबिक ये एक हंसता खिलता, मतलब बहुत ही मिलनसार और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई कर्ज का बोझ नहीं। तो फिर आखिर हुआ क्या? एक तरफ एक आदर्श परिवार की तस्वीर है और दूसरी तरफ ये भयानक मंजर। और इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी वो पुलिस को घर से मिलती है। 11 रहस्यमयी डायरियां। 11 डायरियां। तो आज हम इन्हीं डायरियों के पन्नों में झांकने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्या था इन पन्नों में कि एक पूरा का पूरा परिवार मौत को गले लगा बैठा? और क्या ये वाकई सामूहिक आत्महत्या थी या कुछ और था? ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस परिवार को समझना जरूरी है ना? बिल्कुल। ये चुंडावत परिवार था, जिन्हें लोग भाटिया परिवार के नाम से भी जानते थे। कई सालों से बुरारी के उसी घर में रह रहे थे। घर की मुखिया थी 77 साल की नारायणी देवी। उनके 2 बेटे थे, भुवनेश और ललित, अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ, और एक बेटी भी थी, प्रतिभा। कुल मिलाकर 11 लोग। और जैसा आपने कहा, बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उनकी किराने की दुकान थी, प्लाईवुड का कारोबार था, मतलब एक सफल सम्मानित परिवार। हाँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी, घर में एक बेटी की सगाई भी हाल ही में हुई थी। तो कोई भी ऐसी वजह नजर नहीं आती जो इतने बड़े कदम की तरफ इशारा करे। लेकिन घर के अंदर का दृश्य वो किसी भी तर्क से परे था। 10 लोगों के शव पहली मंजिल पर एक लोहे की जाली से लटके हुए थे, एक साथ, एक झुंड की तरह। ये सोचना भी मतलब बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से वो लटके थे जी, वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। बिल्कुल। सबकी आंखों पर एक जैसी पट्टी बंधी थी, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे, और ज्यादातर के मुंह पर टेप लगा था। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा कि उनके कानों में रुई ठूसी हुई थी। हाँ, कानों में रुई। ये दिखाता है कि वो किसी बाहरी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते थे, जैसे वो अपनी बनाई हुई एक अलग दुनिया में थे। और परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी, उनका शव एक दूसरे कमरे में बिस्तर पर मिला था और उनकी मौत गला घुटने से हुई थी। तो 10 लोग एक तरीके से और एक बिल्कुल अलग तरीके से। ये तो जांचकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई होगी। बिल्कुल। और यहीं पर उन 11 डायरियों की एंट्री होती है, जो इस केस की कह सकते हैं कि कुंजी बनी। और ये कोई 1-2 दिन की लिखी बातें नहीं थी। नहीं, ये डायरियां पिछले 11 सालों से, यानी 2007 से 2018 तक लिखी जा रही थी। 11 साल, सोचिए जरा। इन डायरियों में घर का हिसाब किताब नहीं था। इनमें एक खास अनुष्ठान को करने के बेहद विस्तृत, मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्देश थे, जिसे कोई रेसिपी बुक हो। हाँ, कुछ वैसा ही। और उस अनुष्ठान को नाम दिया गया था बड़ तपस्या। 1 मिनट, बड़ तपस्या, इसका क्या मतलब हुआ? ये नाम थोड़ा अजीब है। और ये नाम ही इस पूरी कहानी का सार है। बड़ यानी बरगद का पेड़। अच्छा। डायरी में लिखा था कि जिस तरह बरगद के पेड़ की शाखाएं बढ़कर वापस जमीन में चली जाती हैं, उसी तरह इस पूजा को करने से परिवार भी फलेगा फूलेगा। ये तो विडंबना देखिए। जिस बरगद की लटकती जड़ों को वो अपनी तरक्की का प्रतीक मान रहे थे, वही उनके फांसी के फंदे का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। मतलब डायरी में बाकायदा लिखा था कि आंखों पर पट्टी कैसे बांधनी है, हाथ कैसे बांध रहे हैं। हाँ, एक एक छोटी से छोटी डिटेल। डायरी में लिखा था रात 12 से 1 के बीच क्रिया करनी है, आंखों पर अच्छे से पट्टी बांधनी है ताकि कुछ भी ना दिखे। जब क्रिया अंतिम चरण पर होगी तब धरती कांपेगी, आसमान हिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, मंत्र जाप करते रहना है। मैं आऊंगा और सबको उतार लूंगा। मैं आऊंगा और सबको उतार लूंगा। ये मैं कौन है? ये डायरियां लिख कौन रहा था? पुलिस की जांच के मुताबिक ये हैंडराइटिंग परिवार के छोटे बेटे 45 साल के ललित चुंडावत की थी। ललित? हाँ, और यहीं पर इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है।
ललित का मानना था कि उसके मृत पिता भोपाल सिंह, उनकी आत्मा उससे बात करती है। मतलब वो ये मानता था कि उसके पिता उसे निर्देश दे रहे हैं। सही। ये डायरियां दरअसल उसी दिव्य मार्गदर्शन का एक रिकॉर्ड थी जो उसे अपने पिता से मिल रहा था, ऐसा उसका मानना था। लेकिन ये बात समझ से परे है। परिवार में पढ़े लिखे लोग भी थे, प्रियंका जैसी लड़की थी जिसकी सगाई हुई थी। क्या किसी ने भी सवाल नहीं उठाया? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसका जवाब हमें ललित के अतीत में मिलता है। 2004 में एक हादसे के बाद ललित की आवाज चली गई थी। अच्छा। वो कई सालों तक बोल नहीं पाया। फिर एक दिन उसने दावा किया कि उसके मृत पिता ने सपनों में आकर उसे कुछ उपाय बताए और उसकी आवाज वापस आ गई। और परिवार ने इस पर यकीन कर लिया? उन्होंने सिर्फ यकीन ही नहीं किया, ये उनके लिए एक चमत्कार था। यहीं से ललित का घर में रुतबा बढ़ गया। अब वो सिर्फ ललित नहीं था, वो अपने पिता की आवाज का जरिया बन गया था। तो ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक संक्रमण था जो धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल गया। बिल्कुल। मनोविज्ञान में इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या फोलियोप्लूया कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति का भ्रम धीरे धीरे उसके करीबी लोगों पर हावी हो जाता है। यहाँ वो व्यक्ति ललित था। हाँ, उसने जो छोटे मोटे उपाय बताए वो शायद संयोग से काम करने लगे। किसी के व्यापार में फायदा हो गया, किसी की नौकरी लग गई, तो परिवार को सबूत मिलता गया। और हर सफल भविष्यवाणी ने ललित के भ्रम को और मजबूत किया होगा और बाकी लोगों के शक को खत्म कर दिया। धीरे धीरे बाहरी दुनिया की हकीकत से ज्यादा मजबूत उनकी अपनी बनाई हुई हकीकत हो गई। और इस बनाई हुई हकीकत का आखिरी पड़ाव थी वो रात। डायरियों से क्या ये पता चलता है कि वो मरना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस केस को इतना दुखद और जटिल बनाता है। डायरियों की भाषा से ये साफ है कि परिवार का इरादा मरने का था ही नहीं। उन्हें क्या लगता था क्या होगा? उन्हें पूरा यकीन था कि ये बड़ तपस्या उनके परिवार में दिवाली से पहले बहुत बड़ी खुशहाली लाएगी। उन्हें सच में विश्वास था कि जैसे ही वो ये रस्म पूरी करेंगे, ललित के पिता की आत्मा या कोई दिव्य शक्ति आकर उन्हें बचा लेगी। यानी वो पूजा के बाद एक सामान्य जीवन की उम्मीद कर रहे थे। हाँ, डायरी में ये भी लिखा था कि सबको एक दूसरे की पट्टी खोलने में मदद करनी है। घटना वाली रात नारायणी देवी की बहू ने अपनी बहन से फोन पर बात की और कहा कि कल सुबह मिलते हैं। और घर में अगले दिन के लिए दाल भी भिगो कर रखी हुई थी। बिल्कुल। ये सारे संकेत यही बताते हैं कि उन्हें मरने का जरा भी अंदेशा नहीं था। यही वजह है कि मौके पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था। और तो और घटना से ठीक पहले की सीसीटीवी फुटेज में परिवार के सदस्य बाहर से स्टूल और तार लाते हुए दिख रहे हैं। हाँ, और उनके चेहरे पर कोई डर या तनाव नहीं है, बल्कि एक तरह की शांति है, जैसे वो किसी धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हो। वो वही कर रहे थे। अपनी नजर में वो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा कर रहे थे। वो मौत की तरफ नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, ऐसा उनका विश्वास था। तो जब पुलिस ने अपनी जांच पूरी की तो वो किस नतीजे पर पहुंची? इसे क्या कहा गया, हत्या या आत्महत्या? पुलिस का निष्कर्ष भी इस केस जितना ही असाधारण था। इसे ना तो आत्महत्या माना गया और ना ही हत्या। तो फिर क्या था? आधिकारिक तौर पर इसे भ्रम की स्थिति में एक साझा अनुष्ठान के दौरान हुई आकस्मिक मौतें करार दिया गया। आकस्मिक मौतें मतलब एक हादसा जो खुद ही रचा गया। ये तो अपने आप में एक बहुत ही जटिल निष्कर्ष है। बिल्कुल। पुलिस का मानना था कि क्योंकि उनका इरादा मरना नहीं था, इसलिए इसे आत्महत्या नहीं कह सकते, और चूंकि किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए यह हत्या भी नहीं थी। तो ये बस एक अंधविश्वास था जो भयानक रूप से गलत हो गया। हाँ। लेकिन अगर ये इतना सीधा साधा मामला था तो आज भी ये केस इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? लोग आज भी इस पर तरह तरह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग इतनी आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि 11 लोग बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस तरह का कदम उठा सकते हैं। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि शायद कोई बाहरी तांत्रिक या गुरु था जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। और एक और बात जो मुझे परेशान करती है वो है परिवार का बाहरी दुनिया से कटाव। मतलब वो सबसे मिलते जुलते थे, दुकान चला रहे थे, सामाजिक थे, लेकिन मानसिक और भावनात्मक स्तर पर वो पूरी तरह से अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे थे, है ना? हाँ, इसे एक नियंत्रित मनोवैज्ञानिक टूटन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक समूह बाहरी दुनिया से इतना कट जाता है कि उसकी अपनी एक अलग हकीकत बन जाती है। चुंडावत परिवार के लिए वो हकीकत वो डायरियां थी, ना कि बाहर की दुनिया। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात यह है कि परिवार के बाहर किसी को उनके करीबी रिश्तेदारों तक को इस योजना की भनक तक नहीं लगी। तो अंत में हमारे पास कहानी क्या है? एक सामान्य खुशहाल दिखने वाला परिवार
जो 11 साल तक लिखी गई डायरियों के निर्देशों का पालन करता है और वो एक ऐसे अनुष्ठान को अंजाम देता है जिसमें उनकी जान चली जाती है, और वो भी इस अटूट विश्वास के साथ कि उन्हें बचा लिया जाएगा। हाँ, ये डायरियां एक अलौकिक बचाव में उस परिवार के विश्वास का दस्तावेज हैं। ये मामला हमें आस्था और भ्रम के बीच की उस बहुत ही महीन रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि विश्वास जब तर्क की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ जाता है तो वो कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल, ये उसकी एक मिसाल है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और विश्वास की गहराइयों की कहानी है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर वो कौन सा बिंदु होता है जब एक साझा विश्वास, एक साझा आस्था खतरनाक हो जाती है, और कैसे एक महानगर के बीचों बीच 11 लोग बाहरी दुनिया से इतनी